हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का विषय जो हम लेके आए हैं वो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या होता है विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम एज अ होल। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका मतलब कि ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन लाने का काम करता है। सो लेट मी रिपीट इट। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। ओएस की वजह से ही हम अपने सारे एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स रन कर पाते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम्स लिखे जा रहे हैं उसको लेना और कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में उसको तब्दील करना एंड देन उसको यूज़ करवा पाना और उससे आउटपुट जनरेट करना। तो लेट्स से कि हमारे पास एक यूज़र एप्लीकेशन है और दो यूज़र्स हैं, यूज़र 1 एंड यूज़र 2। दोनों यूज़र्स उस यूज़र एप्लीकेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इन केस अगर हम यहाँ पे देखें तो कोड है बेसिकली कि मेन, देन देर इज़ अ वेरिएबल डिक्लेरेशन दैट इज़ इंट एक्स एंड देन देर इज़ printf हेलो। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो मेन फंक्शन है उसमें केवल एक चीज़ प्रिंट होनी है, दैट इज़ हेलो। तो printf इंटरनली क्या करता है, सिंस ये हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में हमें बदलना पड़ेगा। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, सिस्टम कॉल का यूज़ करते हैं। इंटरनली जो सिस्टम कॉल होता है वो कॉलअप हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ताकि मॉनिटर से कम्युनिकेशन हम कर पाएँ। सो हमने क्या अभी पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि printf हेलो वर्ल्ड करने के लिए इंटरनली ये राइट सिस्टम कॉल को इन्वोक करता है ताकि हम मॉनिटर से कम्युनिकेट कर सकें। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो जो यूज़र प्रोग्राम है वो सिस्टम कॉल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को डेलीगेट करना पड़ता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइनली डेलीगेट करना पड़ता है टास्क को कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर, ताकि कंप्यूटर हार्डवेयर पे हम उसकी वैल्यू देख पाए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिक राइट सिस्टम कॉल क्या होता है। नाउ हम एक सिस्टम कॉल की फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ अ सिस्टम कॉल? तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट मेड बाय यूज़र प्रोग्राम इन ऑर्डर टू गेट एनी काइंड ऑफ सर्विस फ्रॉम ओएस। तो ये एक बेसिकली रिक्वेस्ट है जो कि यूज़र प्रोग्राम करता है टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी सर्विस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब अलग अलग सर्विसेज हो सकती हैं हमारी, जैसे एक प्रिंट सर्विस हो गई, एक सेव की सर्विस हो गई, एक एडिट की सर्विस हो गई। तो इन तीनों अलग अलग सर्विसेज के लिए तीन अलग अलग सिस्टम कॉल्स होंगे। यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिसोर्स एलोकेटर भी कह सकते हैं। अब रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स बेसिकली कोई भी ऐसी एंटिटी होती है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। तो रिसोर्सेज को हम दो टाइप्स में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल प्रिंटर, एंड सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल फाइल्स। तो इन्हीं दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज करता है। अब हम देखते हैं गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्राइमरी गोल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये होता है कि वो कन्वीनियंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे एंड सेकेंडली एफिशिएंसी के ऊपर। बट ये वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी कर सकता है। जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल है कन्वीनियंस और सेकेंडरी गोल है एफिशिएंसी, जबकि यूनिक्स या लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल है एफिशिएंसी और सेकेंडरी गोल है कन्वीनियंस। ठीक है गाइस? From this video onwards, we will see the types of operating system. So, in this video,
हम देखेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक नोटवर्दी पॉइंट यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जीक्यूटिंग द जॉब ऑन कंप्यूटर, जॉब को हमेशा मेन मेमोरी में होना चाहिए। सो दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि जब भी हमें कोई जॉब एग्जीक्यूट करनी है या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो हम उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाएंगे, तभी हम उसे सीपीयू को दे सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। सो अब हम आते हैं अपने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे। लेट्स से हमारे पास दो जॉब्स हैं, J1 एंड J2। जॉब्स का मतलब लेट्स से कि हमारे पास दो प्रोग्राम्स हैं। करेंटली हम ये मान लेते हैं कि जॉब J1 सीपीयू पे शेड्यूल्ड है और अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है। सो इन केस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक J1 जॉब पूरी तरीके से अपने सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर देता, तब तक J2 जॉब को हम सीपीयू पे शेड्यूल नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बिकॉज दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। जब तक J1 जॉब पूरी तरीके से अपने सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर लेता, तब तक J2 जॉब को हम सीपीयू पे शेड्यूल नहीं कर सकते। शेड्यूल करने का ये मतलब होता है कि हम सीपीयू को वो प्रोग्राम या वो जॉब दे नहीं सकते हैं कि इसके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करो। अब फ्रेंड्स, एक और नोटवर्दी पॉइंट है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए J1 को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, आईओ ऑपरेशन, जैसे कि प्रिंटर से कनेक्ट करना या प्रिंटर को कुछ आदेश देना प्रिंट करने के लिए, या मॉनिटर से इंटरेक्ट करना, इसकी ज़रूरत होती है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि J1 को सीपीयू के शेड्यूलिंग से हटाएंगे एंड J1 फिर अपना आईओ करेगा। अभी जब J1 अपना आईओ करेगा तब सीपीयू आइडल या वेकेंट रहेगा, तो हम चाहते तो उसे कोई ना कोई जॉब देके शेड्यूल कर सकते थे कि सीपीयू आइडल ना रहे। बट ये ड्रॉबैक है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कि हम जॉब J2 को सीपीयू पे शेड्यूल नहीं कर सकते। जब तक जॉब J1 अपना पूरा सीपीयू शेड्यूलिंग टाइम ख़त्म नहीं कर लेता, बीच में चाहे उसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़े या सीपीयू के आईओ ऑपरेशन या मेमोरी ऑपरेशन या सीपीयू ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, तब तक हम दूसरे जॉब को शेड्यूल नहीं कर सकते। दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि इन द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ़ अ जॉब रिक्वायर्स आईओ ऑपरेशन इन बिटवीन, देन सीपीयू विल सिट आइडल। सिट आइडल का मतलब इट विल बी वेकेंट, उस पर कुछ नहीं चलेगा फॉर दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसके हमारे डिसएडवांटेजेस क्या हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत कम होती है और थ्रूपुट भी बहुत कम होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है थ्रूपुट। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रूपुट? थ्रूपुट इज द नंबर ऑफ जॉब्स और द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। एक टाइम में, एक सेकेंड के इंटरवल में हम कितने जॉब्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दिस इज गिवन बाय द थ्रूपुट। हम देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, लेट्स से देर आर टू जॉब्स। जॉब मतलब हम प्रोग्राम से भी कह सकते हैं। देर आर टू प्रोग्राम्स J1 एंड J2। नाउ J1 इज शेड्यूल्ड ऑन द सीपीयू। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सीपीयू पे अपने प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए J1 सीपीयू के पास गया है एंड इट इज शेड्यूल्ड ऑन सीपीयू। अब J1 को आईओ ऑपरेशन करने के लिए थोड़ी देर बाद जाना है, तो इन केस जब J1 आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जाएगा तो सीपीयू आइडल हो जाएगा। आइडल का मतलब वेकेंट हो जाएगा, उस पर कोई दूसरी प्रोसेस नहीं आ पाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि J2 को शेड्यूल किए कर सकते हैं हम सीपीयू पे। ठीक है,
फ्रेंड्स, तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक जॉब है J1। अब J1, इस वन का मतलब क्या है? इस वन का मतलब है कि J1 इज शेड्यूल्ड ऑन CPU। J1 CPU पे शेड्यूल है। अब इस टू का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जो J1 है उसको IO ऑपरेशन करने की ज़रूरत होगी, सो इट विल गो फॉर दी परफॉर्मिंग दी IO ऑपरेशन। जब इस टू में जब भी J1 अपना IO ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएगा तो CPU फिर आइडल हो जाएगा। आइडल मतलब वेकेंट हो जाएगा, उस पर कोई दूसरी प्रोसेस नहीं होगी। तब इस थर्ड का रोल आएगा, और ये थर्ड क्या कहता है? ये कहता है कि मैं शेड्यूल हो जाऊंगा CPU पे, मीन्स J2 विल बी शेड्यूल्ड ऑन दी CPU। तो फ्रेंड्स, जो हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा था कि जब भी कोई जॉब जो है वो IO ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जाता है तो CPU पे कोई दूसरा टास्क या कोई दूसरा प्रोसेस या कोई दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। सो बट इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम ये देख पा रहे हैं कि जब J1 अपने IO ऑपरेशन को परफॉर्म करने जाएगा तो हम J2 को भी शेड्यूल कर सकते हैं CPU पे, ताकि CPU आइडल ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने देखा कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या हैं? CPU यूटिलाइजेशन इज इंक्रीज्ड। CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज करने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि CPU का आइडल टाइम, यानी कि जिस टाइम पे वो वेकेंट होता है, वो कम है। वो कम होने का क्या मतलब है? कि हम CPU को ज़्यादा टाइम तक यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दिस सेकेंड एडवांटेज इज कि थ्रोपुट बढ़ जाता है। अब जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, थ्रोपुट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ टास्क विच आर एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, सो दैट इज नोन एज दी थ्रोपुट। तो इसकी वजह से हमारा थ्रोपुट भी बढ़ गया और CPU यूटिलाइजेशन भी बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, दैट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? पहले तो हम ये देखते हैं कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग बट एन एक्सटेंशन टू द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, उसको कुछ और फीचर्स के साथ हम देखते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। तो इसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जॉब्स होते हैं वो CPU पे टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूट होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास चार चीज़ें हैं। फर्स्टली कि फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम J1 इज एग्जीक्यूटेड। तो J1 जॉब सबसे पहले शेड्यूल हुआ है CPU पे, तो कुछ टाइम के लिए वो एग्जीक्यूट होगा। फिर क्या होगा फ्रेंड्स? एक टाइमर इंटरप्ट आ जाएगा। अब टाइमर इंटरप्ट क्या होता है? टाइमर इंटरप्ट इज एनीथिंग जैसे जो कि ब्रेक कर सकता है J1 की एग्जीक्यूशन को। सो टाइमर इंटरप्ट अकर्स, इट मे बी अ कीबोर्ड इंटरप्ट और इट मे बी अ माउस इंटरप्ट और एनी अदर इंटरप्ट। तो जब टाइमर इंटरप्ट अकर करता है तो J1 का एग्जीक्यूशन में ब्रेक आ जाता है। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जॉब J2 जो है दैट प्रीएम्प्ट्स J1 एंड गेट्स शेड्यूल्ड ऑन द CPU। तो इसका ये मतलब है, प्रीएम्प्ट होने का ये मतलब है कि J1 को हटा के जॉब J2 फिर CPU पे शेड्यूल करना एग्जीक्यूट करता है। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, हम डेली के टास्क में जो हम देखते हैं वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में CPU पे केवल एक जॉब शेड्यूल हो सकती है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड नोट वर्दी पॉइंट कि कभी भी किसी भी टाइम पे CPU पे एक बार में केवल एक ही जॉब एग्जीक्यूट होती है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, एज द नेम सजेस्ट, मतलब इसका होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम विथ मल्टीपल प्रोसेसर्स का मतलब मल्टीपल CPUs। तो कंप्यूटर सिस्टम यानी कि मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एक ही होगी, बट प्रोसेसर्स अलग अलग होंगे। सो दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स, like you have in your Intel core or maybe NVIDIA GeForce,
and so on. So operating system is required to support the hardware for such type of operating systems. अब जैसे कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि there is a CPU1, CPU2, CPU3 and they all share the same memory. अब ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरह से पॉसिबल होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है रिसोर्सेज को। तो मेमोरी एक ही है हमारे पास और ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से मेमोरी की पार्टीशनिंग करता है ताकि तीनों सीपीयूज उसको यूज़ कर पाएँ। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ कमिंग ऑन टू दी एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस होंगे हमारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के? सबसे पहले तो इंक्रीज्ड थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। अब फ्रेंड्स हम एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज़ या मल्टीपल कोर्स हैं तो हम हर कोर पे या हर सीपीयू पे एक एक प्रोसेस चला सकते हैं। तो इससे थ्रूपुट सिस्टम इंटायर सिस्टम का ज़्यादा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट यू आर गेटिंग प्रोसेस्ड विद इन 1 मिनट और विद इन 1 यूनिट ऑफ टाइम इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड। तो इसीलिए थ्रूपुट इसका ज़्यादा होगा इंटायर सिस्टम का। एक और चीज़ फ्रेंड्स आती है रिलायबिलिटी या फॉल्ट टॉलरेंस। इसका क्या मतलब होता है? लेट्स से कि हमारा एक सीपीयू फेल कर गया है, देन ऑल्सो हमारा पूरा सिस्टम डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि CPU2, CPU3 एंड CPU-N ये जितने भी सारे अदर CPUs हैं वो हेल्प करेंगे सिस्टम को अप रहने में। तो it takes care that the entire unit does not fail. So this is also known as fault tolerance. Now तीसरा होगा हमारा कि it is economical. अब ये economical कैसे होगा? Let's say we have n systems and each system having one processor. तो there are n processors. तो इसकी कॉस्ट अगर $1000 है let's say, then a system with only one memory but multiple processors इसकी कॉस्ट क्लोज टू 100 या आप उससे भी कम कर सकते हैं। तो इट मीन्स दैट कि एक सिस्टम जिसमें n मेमोरी यूनिट्स हैं और n CPUs हैं दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इन कॉस्ट देन the CPUs with one memory and multiple processors. So this is how it is economical. अब फ्रेंड्स एक लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है हमारा, that is real time operating system. Now what is this real time operating system? ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें जो भी प्रोसेसेस चलते हैं those are strict deadly time bound. अब इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट अगर इस प्रोग्राम को या इस प्रोसेस को n इंस्ट्रक्शंस लगने हैं और हर इंस्ट्रक्शन को n नैनोसेकेंड लगना है, देन इट शुड नॉट टेक मोर देन n नैनोसेकेंड्स फॉर एनी इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन टू द CPU. तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। एंड वी हैव द क्लासिफिकेशन इनटू 2. फर्स्ट इज़ हार्ड रियल टाइम एंड सेकेंड इज सॉफ्ट रियल टाइम. हार्ड रियल टाइम आप देखते हो जैसे मिसाइल सिस्टम्स होते हैं उसमें, एंड सॉफ्ट रियल टाइम इज़ यूज्ड इन द बैंकिंग एप्लीकेशंस. जैसे आप ATM में जाते हो देन इट्स नॉट स्ट्रिक्टली डेडली टाइम बाउंड. सो व्हाट हैपन्स इज दैट कि अगर ATM से में कुछ डिले है प्रोसेस करने में बट इट्स वर्किंग फाइन, सो देन इट इज़ एक्सेप्टेबल. बट सच काइंड ऑफ थिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द मिसाइल सिस्टम्स. सो फ्रेंड्स ये थे हमारे लास्ट 2 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीपल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हम यहाँ से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ नोन एज प्रोसेस मैनेजमेंट. तो फ्रेंड्स प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या होता है. तो आप लोगों ने जैसे जावा में प्रोग्रामिंग लिखे होंगे या सी में प्रोग्रामिंग की होगी, तो उसमें जो पूरा प्रोग्राम लिखते हो दैट इज़ नोन एज अ सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम और प्रोग्राम. हाउएवर जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हो देन इट इज़ नोन एज अ प्रोसेस. सो वी कैन से दैट कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस. नाउ ये जो प्रोग्राम हम लिखते हैं दैट इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी और द डिस्क्स. हाउएवर जो प्रोसेस होता है दैट शुड रिसाइड इनटू द मेन मेमोरी.
क्यों ऐसा क्यों हम कह रहे हैं वाई नॉट इन द सेकेंडरी मेमोरी? दैट द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि अगर प्रोग्राम मेन मेमोरी में नहीं होगा देन इट कैन नॉट बी शेड्यूल्ड ऑन द CPU. सो द प्रोग्राम शुड रिसाइड इन द मेन मेमोरी एंड it should be occupying the CPU to execute its instructions. मतलब कि प्रोग्राम मेन मेमोरी या प्रोसेस मेन मेमोरी में होगा एंड एक एक इंस्ट्रक्शन उसके CPU पे एग्जीक्यूट हो रहे होंगे. देन दिस इज नोन एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट और अ प्रोसेस. नाउ प्रोसेस के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं एंड इट हैज़ डिफरेंट ऑपरेशंस. तो लेट्स सी इन ब्रीफ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर दीज एट्रीब्यूट्स. स्टूडेंट्स हम यहाँ पे केवल अभी नेम्स देखेंगे, एट्रीब्यूट, स्टेट्स एंड ऑपरेशंस के. इनका डिटेल डिस्कशन हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा. तो कंसिडरिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस, व्हाट आर दोज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोसेस. सो इट इज़ द प्रोसेस ID, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस एंड प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन. अभी आपको ये बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा जैसे मैंने इसे ऐसे पढ़ दिया है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा देन इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू. सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस. नाउ व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस? स्टेट्स मतलब एक लाइफ साइकिल में प्रोसेस किस किस फेज से पास ऑन होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द न्यू स्टेट, देन द रेडी स्टेट, देन रनिंग स्टेट. इट मे हैव टू वेट फॉर सम IO ऑपरेशन, termination state, suspended ready and suspended wait. So these are the states in which a process can reside into its entire lifetime. अब operations क्या क्या होते हैं? There are only 4 operations. First one is creation, then scheduling, then executing onto the CPU and termination. So friends, ये हमने attribute, states and operations देखे हमारे process के. तो in the next video we'll discuss more about process management and attribute, states and operations. तब तक फ्रेंड्स अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे एंड हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें. द डिफरेंट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, दीज आर द एट्रीब्यूट्स. फर्स्ट वन इज़ प्रोसेस ID, process state, program counter, priority, general purpose registers, list of open files, list of open devices and protection. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इनको कवर करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोसेस ID. तो प्रोसेस ID ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे OS असाइन करता है किसी भी प्रोसेस को एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन. मतलब कि ये एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो प्रोसेस क्रिएशन के टाइम पे प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिया जाता है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ प्रोसेस स्टेट. सो प्रोसेस स्टेट हमें ये बताता है कि किस किस स्टेट में प्रोसेस अभी है फ्रॉम इट्स इंटायर लाइफ साइकिल. तो लाइफ साइकिल का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास एक लाइफ साइकिल में प्रोसेस की मल्टीपल स्टेट्स होते हैं. तो मल्टीपल स्टेट्स में से किस स्टेट में करंटली प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है ये हमें प्रोसेस स्टेट की इंफॉर्मेशन बताती है. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, ये है प्रोग्राम काउंटर. तो प्रोग्राम काउंटर से हमारा मतलब ये होता है कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है किसी भी प्रोसेस का, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है. तो मेमोरी में, मेन मेमोरी में जहाँ भी अगले इंस्ट्रक्शन होगा उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर स्टोर करेगा. अब फ्रेंड्स फोर्थ वाला होता है प्रायोरिटी. तो प्रायोरिटी का ये मतलब होता है ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करते टाइम उसको असाइन करता है. ये पैरामीटर बताता है कि इन अ सेट ऑफ प्रोसेसेस कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा एंड कौन सा प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगा. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन, ये बहुत सेट ऑफ आसान हमारे एट्रीब्यूट्स हैं तो इनकी डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं. जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं? ये एक सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जो कि और किसी प्रोसेस की
एट्रीब्यूट्स की वैल्यू स्टोर करता है। मतलब ये सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं किसी भी पैरामीटर्स की, वो पैरामीटर प्रोसेस से एसोसिएटेड होंगे। देन हमारा है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। तो एज द नेम सजेस्ट, ये बताता है कि कौन कौन से फाइल्स अभी यूज़ में हैं फॉर अ गिवन प्रोसेस। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होगा सीपीयू पे, उसको कौन कौन से ओपन फाइल्स लग रहे होंगे अपने एग्जीक्यूशन में, तो ये लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स बताता है। देन वी हैव लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस। लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस बेसिकली जैसे लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स था, वैसे ये बताएगा कि कौन कौन से डिवाइसेस करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के यूज़ में हैं। तो आईओ ऑपरेशन जो होता है मोस्टली उसमें हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ में हैं उसको बताता है। देन वी हैव प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन। अब प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये एक ऐसा एड्रेस या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एड्रेसेस होते हैं जो कि हमारे प्रोटेक्टेड होते हैं। मींस कि इनको कोई प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकता अपने वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो ये ऊपर वाले सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं फ्रेंड्स, इनके सेट को हम पीसीबी कहते हैं। पीसीबी क्या होता है? पीसीबी का मतलब होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। पीसीबी कहाँ स्टोर होता है? जहाँ पे प्रोसेस स्टोर होते हैं। तो इन द मेन मेमोरी ओनली पीसीबी इज स्टोर्ड। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। चैनल, इन दिस वीडियो वी विल सी द डिफरेंट प्रोसेस स्टेट्स। तो सबसे पहले आता है न्यू स्टेट। जब भी प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो न्यू स्टेट में रहता है एंड उसके बाद रेडी स्टेट में मूव करता है। तो प्रोसेस के क्रिएशन के टाइम पे फ्रेंड्स वो किस स्टेट में होता है? वो न्यू स्टेट में होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज़ द रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। हमें एक प्रोसेस सेलेक्ट करना होता है और उसको रनिंग स्टेट में मूव करना होता है। तो रेडी स्टेट में मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब आता है हमारा फ्रेंड्स रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में सीपीयू किसी प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इस स्टेट में केवल एक प्रोसेस होता है। तो रनिंग स्टेट का मतलब ये होता है कि किसी प्रोसेस की कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है एंड वो केवल एक प्रोसेस हो सकता है रनिंग स्टेट में। नाउ कमिंग ऑन टू दी वेट और दी ब्लॉक स्टेट। वेट और दी ब्लॉक स्टेट का ये मतलब होता है कि प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है एंड जब आईओ कंप्लीट हो जाता है तो प्रोसेस को हम रेडी स्टेट में मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखना है कि जब आईओ कंप्लीट होता है तो हम उसको प्रोसेस को डायरेक्टली रनिंग स्टेट में नहीं भेज सकते। वाई? बिकॉज इट माइट सो हैपन कि कोई दूसरा प्रोसेस उस समय रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट हो रहा हो। नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ वन, विच इज़ द कंप्लीशन स्टेट। प्रोसेस जब पूरी तरह एग्जीक्यूट हो चुका होता है, उसने सारे आईओ ऑपरेशन और सारे सीपीयू बाउंड ऑपरेशन कर चुके होते हैं, तो वो कंप्लीशन स्टेट में मूव कर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रोसेस स्टेट्स एंड इनकी लाइफ साइकिल। अब हम एक बार एक डायग्राम देखते हैं। तो दिस इज़ द न्यू स्टेट। ये क्रिएट होने के बाद रेडी स्टेट में जाता है। देन रेडी से सीपीयू पे शेड्यूल होता है तो रनिंग स्टेट में जाता है। देन जब कंप्लीट हो जाता है एग्जीक्यूशन तो कंप्लीशन स्टेट में जाता है। अब रनिंग स्टेट में आईओ ऑपरेशन जो होते हैं वो उसे वेट स्टेट में ले जाते हैं और वेट स्टेट से फिर आईओ कंप्लीशन होने पे वो रेडी स्टेट में जाता है। तो वेट स्टेट में भी मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं हमारे। क्या किया था कि हमने एक लाइफ साइकिल देखी थी किसी प्रोसेस की, जिसमें हमने ये सारे स्टेट्स देखे थे जो कि हैं न्यू, रेडी, रनिंग, कंप्लीशन एंड वेट स्टेट। हमने ये भी देखा था कि जब एक प्रोसेस जो कि ऑलरेडी शेड्यूल्ड है सीपीयू में, उसको आईओ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, देन इट गोज़ टू दी पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस और तब वो वेट स्टेट में चला जाता है और कंप्लीशन होने पे वो वापस से रेडी स्टेट में आता है, ना कि रनिंग स्टेट में। द रीज़न फॉर दिस इज़ कि रनिंग स्टेट में हो सकता है कि उस टाइम पे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही हो। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमने देखे थे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रनिंग स्टेट में किसी भी टाइम पे केवल एक प्रोसेस होगा, जबकि रेडी स्टेट और वेट स्टेट में एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे हमने पढ़ा था कि मल्टीपल टास्क जो होते हैं वो टाइम शेयरिंग मोड में कर सकते हैं हम, दैट वाज नोन एज मल्टीटास्किंग।
और एक था हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव, जिसमें हमने अगर एक प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रही है और उसको आईओ चाहिए तो हम उसको आईओ में भेज देते हैं, एंड अंटिल दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड वी डू नॉट प्रीएम्प्ट इट। तो फ्रेंड्स हम इसमें प्रीएम्प्टिव या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे हम देख रहे होंगे कि हमारे पास स्टेट्स वही हैं, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, कंप्लीशन एंड वेट स्टेट। ये एरोज पे मैंने नंबर्स मार्क किए हुए हैं जिसका डिस्क्रिप्शन अभी हम नीचे देखेंगे। तो वन मीन्स क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब कोई भी एक जो भी प्रोसेस है वो क्रिएट हो चुका है। देन कम्स टू का मतलब हम रेडी स्टेट से प्रोसेस को रनिंग स्टेट में शेड्यूल कर रहे हैं। थर्ड इज प्रीएम्पशन। तो प्रोसेस प्रीएम्प्ट्स द ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस इफ द इनकमिंग प्रोसेस इज ऑफ हाई प्रायोरिटी। अब हमने जो एट्रीब्यूट देखा था फ्रेंड्स, उसमें हमने ये देखा था कि अगर हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी मिलती है, तो अगर हमारे प्रोसेस को एक प्रायोरिटी मिली है और उससे हायर प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में आता है तो हमारा रनिंग स्टेट से प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाएगा। प्रीएम्प्ट का मतलब वो वापस रेडी स्टेट में आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज प्रीएम्पशन। नाउ फोर्थ है कंप्लीटेड स्टेट विच इज एज यूजुअल, कि जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन दिस इज यूज्ड। फिफ्थ इज द इनपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिक्वेस्ट, कि आईओ रिक्वेस्ट किसी डिवाइस को, एंड सिक्स्थ इज द इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। तो ये था हमारा फ्रेंड्स जो है प्रोसेस लाइफ साइकिल इन द प्रीएम्प्टिव मोड। अब फ्रेंड्स दो पॉइंटर्स हैं हमारे, ये दोनों नोट वर्दी हैं। व्हेन द प्रोसेस इज इन रेडी रनिंग और वेट स्टेट देन इट मीन्स दैट द प्रोसेस इज इन मेन मेमोरी। हम क्यों कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी में ही होना चाहिए? बिकॉज सीपीयू जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है मेन मेमोरी को, जबकि उसके पास मेन मेमोरी से होके सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करवाना पड़ता है। इसलिए हमारे जितने भी प्रोसेस रेडी रनिंग और वेट स्टेट में होते हैं वो ऑलरेडी मेन मेमोरी में प्रेजेंट होते हैं। और when the process is moved from one state to another context switching will take place। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम context switching भी देखेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी PCBs होंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होंगे किसी एक प्रोसेस का, वो रिप्लेस हो जाएंगे किसी दूसरे प्रोसेस से। तो इसको कॉन्टेक्स्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट इज एक्चुअली वॉट एवर एट्रीब्यूट्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज़। तो इसलिए इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। सो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अदर प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो फ्रेंड्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ये मतलब होता है कि एक प्रोसेस के पास कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, मतलब उसके प्रोग्राम काउंटर में कोई एड्रेस होगा, देन उसकी कुछ प्रोसेस आईडी होगी, उसकी कुछ प्रोसेस स्टेट होगी। तो उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरे प्रोसेस को लोड करते हैं, दूसरे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को लोड करते हैं। देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हैपन्स व्हेन देयर आर एटलीस्ट टू प्रोसेसेस। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होने के लिए कम से कम दो प्रोसेस हमारे होने ज़रूरी होते हैं रेडी स्टेट में। इफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस इज मोर देन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज ऑल्सो मोर, देन इट इज़ अनडिज़ायरेबल। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर प्रोसेस के पास ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट होगा, मीन्स उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का साइज़ बड़ा होगा, देन उसका कॉन्टेक्स्ट को सेव करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसका मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दिस इज़ एन अनडिज़ायरेबल थिंग, क्योंकि ये एक ओवरलोड ही है हमारे लिए। When there is a change in one process, only though states of the process changes, so the context changes, but it is not context switching। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन दिमाग में आता है इसको देख के कि हमारे प्रोसेस का स्टेट तो बदलता रहता है, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट बदलता रहता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का, लेकिन जब तक हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे शिफ्ट नहीं करते तब तक हम उसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं कहते हैं। देन फ्रेंड्स हमारे पास होता है एक CPU बाउंड प्रोसेस एंड IO बाउंड प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूशन टाइम ओवर द CPU हमारे पास दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है CPU बाउंड प्रोसेस, दूसरा होता है IO बाउंड प्रोसेस। CPU बाउंड प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेसेस विच रिक्वायर मोर CPU टाइम, जिसका मतलब है कि लेट्स से हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका CPU टाइम है 100 मिली सेकेंड्स और IO टाइम है 10 मिली सेकेंड्स, तो इसको हम CPU बाउंड प्रोसेस कहेंगे।
these processes will spend more time in the running state. तो obviously अगर CPU टाइम ज़्यादा है तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो रनिंग स्टेट में ज़्यादा देर तक रहेगा. Then comes the IO bound process. What is an IO bound process? So the IO bound processes are those which require more input output time. So for example, let's say we have a प्रोसेस जिसका IO टाइम 100 मिली सेकेंड्स है और CPU टाइम 20 मिली सेकेंड्स है, देन इट इज़ नोन एज द IO बाउंड प्रोसेसेस, क्योंकि वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में ही उनका लाइफ साइकिल में से ज़्यादा टाइम उसी में लगेगा. नाउ दीज प्रोसेसेस विल स्पेंड मोर टाइम इन दी वेट स्टेट. तो वो IO ऑपरेशन कर रहे होंगे, इसलिए वेट स्टेट में उनका ज़्यादा टाइम लगेगा. सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर. हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, हमने देखा कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रीएम्प्शन जब होता है तब उसके लाइफ साइकिल क्या होती है. और फ्रेंड्स, अगर आपको ये इसका कंटेंट अच्छा लगा हो देन काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो सो दैट हमारा मोटिवेशन बना रहे एंड हम और ऐसे वीडियोज़ लाते रहें. हम देखेंगे कि शेड्यूलर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर क्या होता है, डिस्पैचर क्या होता है, एंड देन फिर हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है. तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर. तो शेड्यूलर्स. अब शेड्यूलर्स क्या होते हैं? शेड्यूलर्स एज द नेम सजेस्ट किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक तारतम्य से लगाने में या शेड्यूल करने में यूज़ होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किस चीज़ को शेड्यूल कर सकते हैं? सिंस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसेस होते हैं इसलिए उनको शेड्यूल कर सकते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 काइंड ऑफ शेड्यूलर्स होते हैं. फर्स्ट इज द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक बेसिकली इसको जॉब शेड्यूलर भी कह सकते हैं, और इसका काम ये होता है कि जो भी प्रोसेस न्यू स्टेट में होता है, जब भी प्रोसेस न्यू स्टेट में होता है इसका मतलब प्रोसेस ये क्रिएट हो रहा है और ब्रिंगिंग हम कर रहे हैं उसकी, या उसको हम सिस्टम में लेके आ रहे हैं, तो वो काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड ब्रिंगिंग न्यू प्रोसेसेस इनटू द सिस्टम. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ सेकेंडली हमारा होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग वन प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट और इसको रनिंग स्टेट में ये पहुंचा देता है, शेड्यूल कर देता है बेसिकली. तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर न्यू स्टेट पे ले आता है प्रोसेसेस को, जबकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है? वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में शेड्यूल कर देता है प्रोसेसेस को. देन हमारा आता है मिड टर्म शेड्यूलर. मिड टर्म शेड्यूलर का बेसिकली यूज़ हमारा तब होता है जब हम सस्पेंड या रिज्यूम करते हैं प्रोसेसेस को, जब वो सस्पेंडेड वेट या सस्पेंडेड रेडी में जाता है. तो दिस जॉब इज ऑल्सो नोन एज स्वैपिंग. स्वैपिंग मतलब कि एक के कंटेंट को दूसरे में ले जाना. तो कंटेंट यहाँ पे क्या हुआ? प्रोसेस हुआ, तो प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ले जाना एंड वापस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ले आना, ये कौन करता है? ये करता है मिड टर्म शेड्यूलर. नाउ कमिंग ऑन टू डिस्पैचर. अब डिस्पैचर क्या होता है? फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है. इसका मतलब ये होता है कि हम सेव कर रहे हैं किसी प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, एंड देन दूसरे प्रोसेस का लोड कर रहे हैं हम. तो डिस्पैचर क्या करता है? यही जॉब जो परफॉर्म होती है ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वही करता है. मीन्स सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस. सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज डन बाय डिस्पैचर. नाउ यहाँ 2 नोटवर्दी पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स. सबसे पहला है कि अगर हम सारे प्रोसेसेस को IO बाउंड प्रोसेसेस ले लें तो हमारे सिस्टम का थ्रूपुट कम हो जाता है. अब क्यों कम होता है? क्योंकि अगर प्रोसेसेस IO बाउंड होंगे तो रनिंग स्टेट पे प्रोसेसेस नहीं चलेंगे, एम्प्टी होगा रनिंग स्टेट. रनिंग स्टेट मतलब CPU जो है उस पर शेड्यूलिंग नहीं हो रही है किसी प्रोसेस की, तो थ्रूपुट यानी कि नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड डिक्रीज हो जाएगा. अगेन दूसरा पॉइंट है हमारा कि अगर सारी प्रोसेसेस हम CPU बाउंड ले लें तो उसका क्या मतलब होगा? CPU बाउंड प्रोसेस लेने का मतलब ये है कि कोई भी एक प्रोसेस मैक्सिमम टाइम के लिए जितना उसका ड्यूरेशन है CPU को होल्ड करे रखेगा, तो दूसरे प्रोसेस को जगह नहीं मिलेगी शेड्यूल होने के लिए CPU पे. तो इससे हमारा CPU यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा. क्यों कम होगा? क्योंकि हमारा थ्रूपुट कम हो रहा है. थ्रूपुट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमारा एक प्रोसेस सिस्टम पे CPU पे ज़्यादा टाइम ले रहा है.
जबकि होना क्या चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस शुड इंक्रीज। तो अगर एक ही प्रोसेस सीपीयू पे ज़्यादा टाइम लेगा तो बाकी के प्रोसेसेस को चांस नहीं मिल पाएगा, सो दैट इज़ वाई द थ्रूपुट विल डिक्रीज। अब फ्रेंड्स तीसरा है हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, इट शुड चूज अ गुड मिक्स ऑफ सीपीयू एंड आईओ बाउंड प्रोसेसेस ताकि थ्रूपुट हमारा अच्छा रहे। तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर 60-40 का रेशियो रखे, 60% सीपीयू जॉब्स एंड 40% आईओ बाउंड जॉब्स। सो दिस इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल मैच। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को एक अच्छा मिक्स चूज करना चाहिए। अब फ्रेंड्स कमिंग ऑन टू दी अदर पार्ट, अब ये है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का ये मतलब होता है कि किसी भी टाइम पे मेन मेमोरी में कितने प्रोसेसेस रखे हुए हैं या कितने प्रोसेस हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेन मेमोरी में प्रोसेसेस होंगे उनको डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे। और सिंस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम ये होता है कि मेन मेमोरी में नंबर ऑफ जॉब्स या प्रोसेसेस को क्रिएट करना, इसीलिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ कमिंग ऑन टू टू ऑफ द न्यूमेरिकल्स। अब हम इस लेक्चर से न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। तो कमिंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले है कि कंसिडर अ सिस्टम विथ n CPU प्रोसेसर्स, what is the minimum and maximum number of processes that can be present in ready, running and wait states। तो हमारे पास n CPU प्रोसेसर्स हैं, तो मैक्सिमम कितने रनिंग स्टेट में हो सकते हैं। सिंस रनिंग स्टेट में एक सीपीयू के केवल एक प्रोसेस हो सकता है, तो n सीपीयू के n प्रोसेसेस होंगे, तो मैक्सिमम विल बी n। अब मिनिमम जीरो क्यों होगा, बिकॉज हो सकता है कि हमारे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने ऐसी जॉब चूज कर ली हो जिसका आईओ टाइम ज़्यादा है और रनिंग स्टेट में वो नहीं होगा क्योंकि उसका सीपीयू टाइम होगा ही नहीं। देन कमिंग ऑन टू द रेडी स्टेट। अब फ्रेंड्स जो भी सीपीयू प्रोसेसर्स पे का बेसिस लेके कर रहा है वो केवल रनिंग स्टेट तक ही चलता है। रेडी स्टेट और वेट स्टेट हमारे मेन मेमोरी में एसोसिएट होते हैं, एंड सिंस कोई कंडीशन नहीं दी हुई है मेन मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोसेसेस की, इसलिए एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन बी देयर इन द मेन मेमोरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो रेडी स्टेट में भी एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड वेट स्टेट में भी एनी नंबर ऑफ प्रोसेस, एंड मिनिमम अगेन विल बी जीरो। इसका मतलब कि कोई भी प्रोसेस हमारे मेन मेमोरी में नहीं है। तो मिनिमम इज जीरो बिकॉज एलटीएस में नॉट क्रिएट एनी प्रोसेस। एलटीएस का मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कोई भी प्रोसेस जनरेट नहीं कर रहा है, तो मिनिमम इसलिए जीरो होगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये समझ में आई होगी। अब हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये डायग्राम हमने पहले भी देख रखा है, जो कि प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग का पार्ट है, लाइफ साइकिल है। तो हम इसमें देखते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं इस लाइफ साइकिल के लिए, तो उसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं। इफ अ प्रोसेस मेक्स अ ट्रांजिशन डी, इफ अ प्रोसेस मेक्स अ ट्रांजिशन डी मतलब रनिंग स्टेट से कंप्लीटेड में जाना, इट वुड रिजल्ट इन अनदर प्रोसेस मेकिंग ट्रांजिशन ए इमीडिएटली, मतलब न्यू से रेडी स्टेट में आना। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि अगर हम रनिंग स्टेट से कंप्लीटेड में जा रहे हैं तब ज़रूरी, ऐसा तो है नहीं कि हमारा न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आना ज़रूरी होगा। इट इज़ द चॉइस, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट वन इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज। नाउ सेकेंड इज कि अ प्रोसेस P2 इन ब्लॉक स्टेट कैन मेक अ ट्रांजिशन E while another process is in running state। ये तो 100% ट्रू है, बिकॉज हम करते भी यही हैं कि अगर कोई प्रोसेस वेट स्टेट में है तो हम उसको जब वो आईओ ऑपरेशन कंप्लीट कर लेगा तो उसको रेडी स्टेट में भेजते हैं, ना कि रनिंग स्टेट में। तो इट इज़ ऑलवेज ट्रू कि कोई भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में है एंड दूसरा प्रोसेस वेट स्टेट से रेडी स्टेट में पहुंच रहा है। देन द थर्ड वन इज OS यूजेस प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब ये ट्रू है जहां भी फ्रेंड्स आपको ये दिखे कि रेडी और रनिंग के बीच में बाई डायरेक्शनल एरो है, मतलब एक एरो रेडी टू रनिंग एंड दूसरा एरो रनिंग टू रेडी, देन इट मीन्स दैट प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग हो रही है। सो थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट। अब अगर थर्ड करेक्ट है देन फोर्थ ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट्स नॉट यूजिंग द नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। हम देखेंगे कि कितनी तरीके की टाइमिंग्स होती हैं किसी प्रोसेस के पास और उनकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं अराइवल टाइम पे। व्हाट इज़ एन अराइवल टाइम?
सो द टाइम व्हेन द प्रोसेस अराइव्स इन द रेडी स्टेट, सबसे पहली बार जब न्यू स्टेट में प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो उस टाइम को अराइवल टाइम कहते हैं। कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम का मतलब ये होता है जब सीपीयू ने प्रोसेस ने अपने सारे आईओ टाइम एज वेल एज सीपीयू टाइम दोनों को कंप्लीट कर लिया है और उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुका है, देन दैट पॉइंट इज़ नोन एज कंप्लीशन टाइम। तीसरा है बर्स्ट टाइम। So burst time is specifically for the process for its execution. So the time required by the process for its execution on the CPU, that is the burst time. Then we have the turnaround time. It is the difference between the completion time and the arrival time. So CT, if CT is the completion time and AT is the arrival time, so CT minus AT will be the turnaround time. Then we have the waiting time. So waiting time is turnaround time minus the burst time. Now coming on to the response time. Response time is the difference between the first response, जब सबसे पहला response CPU से मिला उस process को, and जब वो arrive कर चुका था, that is its arrival time. So the difference between the first response from the CPU and the arrival time is called as the response time. Now the short term scheduler will use CPU scheduling algorithm in the ready state. So CPU scheduling basically क्या होता है, जब भी हमारे प्रोसेस को ट्रांजिशन कराना होता है फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट, देन वी यूज द CPU scheduling algorithm. So the short term scheduler will use the CPU scheduling algorithm. When to use CPU scheduling? When the process moves from running state to termination state. जब प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट से टर्मिनेशन स्टेट में जाता है तब हम यूज़ कर सकते हैं CPU शेड्यूलिंग। ऑन मूविंग फ्रॉम रनिंग टू वेट स्टेट, अब रनिंग टू वेट स्टेट में जाने का ये मतलब है कि प्रोसेस को IO ऑपरेशन कुछ करना है, तो जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से IO करने निकलेगा तो CPU वैकेंट हो जाएगा, तो हम दूसरा प्रोसेस CPU पे शेड्यूल कर सकते हैं। देन रनिंग टू रेडी स्टेट, रनिंग टू रेडी स्टेट का मतलब जब प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाता है, तो जब प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाएगा तो CPU अगेन विल बी वेकेंट एंड सम अदर प्रोसेस कैन बी शेड्यूल्ड। व्हेन अ प्रोसेस मूव्स फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट आने का मतलब ये है कि एक नया प्रोसेस क्रिएट हुआ है जो कि रेडी स्टेट में स्टोर हो गया है। नाउ व्हेन द प्रोसेस मूव्स फ्रॉम वेट टू रेडी स्टेट, वेट टू रेडी स्टेट आने का ये मतलब है कि जब एक प्रोसेस हमारा IO कंप्लीट कर लेगा तो उसको रनिंग के बजाय हम रेडी स्टेट में डालते हैं, और तब उसको CPU शेड्यूलिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हो सकता है कि इस टाइम पे CPU पे लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही हो। सो वॉट एवर इज़ द केस, अगर प्रायोरिटी जो प्रोसेस की है जो शेड्यूल हुई है CPU पे वो कम है देन दी प्रायोरिटी इन दी रेडी क्यू, तो वो प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाएगा और हमारा न्यू हायर प्रायोरिटी प्रोसेस CPU पे शेड्यूल हो जाएगा। Now, what is the goal of CPU scheduling? The goal of CPU scheduling is to minimize the average turnaround time as well as the average waiting time, because ये दोनों times जो होते हैं हमारे वो basically एक overhead होते हैं। So friends, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो। सेशन में हम देखेंगे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? दैट इज़ द अराइवल टाइम, जिसका मतलब ये होता है कि CPU पे जो प्रोसेस है जब जिस भी टाइम पे जब भी शेड्यूल होगा तो उसका जो अर्लियर अराइवल टाइम वाला प्रोसेस होगा दैट विल बी शेड्यूल्ड फर्स्ट देन दी लेटर अराइवल टाइम वाले प्रोसेस के। एंड मोड इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव, जिसका ये मतलब है कि इवन दो इफ अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कम्स इन दी रेडी क्यू, हम अपने करेंटली रनिंग प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। तो देर इज वन नोट वर्दी पॉइंट एज कि एज द क्राइटेरिया इज अराइवल टाइम, सो इफ टू प्रोसेसेस विद द सेम अराइवल टाइम कम्स देन शेड्यूल द प्रोसेस विद द लोअर प्रोसेस आईडी। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर दो प्रोसेसेस हैं और सेम अराइवल टाइम पे हैं तो हम उस प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे जिसका प्रोसेस आईडी सबसे कम होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी पे। वी हैव P नंबर एज प्रोसेस नंबर या प्रोसेस आईडी, ARR T एज अराइवल टाइम, burst T as burst time, and we have different process numbers 1 2 3 4 5 and arrival time is 0 1 2 3 4 and burst time is 4 3 1 2 5। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें हम एक गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट बनाने का ये मतलब है कि
जो भी हमारा शेड्यूलिंग हो रहा है और जो भी कंप्लीशन टाइम है किसी गिवन प्रोसेस का, उसको हम एक नंबर लाइन पे रिकॉर्ड करते हैं या इस चार्ट में रिकॉर्ड करते हैं। तो लेट्स सी कि ये कैसे मूव फॉरवर्ड कर रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एट टाइम t इक्वल टू 0 प्रोसेस 1 अराइव करता है विद द बर्स्ट टाइम 4। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 हमने p1 को शेड्यूल कर दिया फॉर द बर्स्ट टाइम ऑफ 4। सिंस इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव, सो ये पूरा पूरा अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा टिल 4 नैनो सेकेंड्स या टिल 4 सेकेंड्स। नाउ अब t इक्वल टू 4 पे हमारे पास 2 3 4 5 चारों प्रोसेसेस आ चुके हैं, लेकिन हम शेड्यूल किसे करेंगे जिसका अराइवल टाइम कम होता है, सबसे कम होगा। तो दैट इज अराइवल टाइम ऑफ 1 विद द प्रोसेस नंबर p2। सो p2 को हमने किया और इसका बर्स्ट टाइम 3 है, सो 4 + 3 7 तक ये चला। नाउ फिर अब हमारे पास प्रोसेसेस हैं 3 4 5, तो हम कौन सा शेड्यूल करेंगे, p3 को शेड्यूल करेंगे विद द बर्स्ट टाइम ऑफ 1। तो p3 को हमने शेड्यूल किया फ्रॉम 7 to 8। देन सिमिलरली p4 आया हमारे पास, उसको हमने शेड्यूल किया फॉर 2 बर्स्ट टाइम, दैट इज 8 to 10। देन फिर p5 हमारे पास आया फॉर द बर्स्ट टाइम ऑफ 5, सो 10 से 15 तक p5 शेड्यूल हो गया। अब फ्रेंड्स, जो हमारा ओरिजिनल टेबल था उसमें हम 3 कॉलम्स ऐड करते हैं, CT फॉर कंप्लीशन टाइम, TAT फॉर टर्न अराउंड टाइम एंड WT फॉर वेटिंग टाइम। कंप्लीशन टाइम हम गैंट चार्ट से पता करते हैं। तो P1 हमारा क्या है, उसका कंप्लीशन टाइम है 4, P2 का कंप्लीशन टाइम 7, P3 का 8, P4 का 10 एंड सिमिलरली P5 का 15। सो हमने नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, दैट इज कंप्लीशन टाइम माइनस द अराइवल टाइम। So similarly we have 4, 7 minus 1 is 6, 8 minus 2 is 6, 10 minus 3 is 7, 15 minus 4 is 11। अब फ्रेंड्स हमारे पास है वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम क्या होता है, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम माइनस द बर्स्ट टाइम। तो 4 minus 4 दैट इज 0, 6 minus 3 दैट इज 3, 6 minus 1 दैट इज 5, 7 minus 2 दैट इज 5, 11 minus 5 दैट इज 6। तो ये सारे प्रोसेसेस हमने टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल लिया। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, हम इस कॉलम के एलिमेंट्स का सम करके उसको डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं। सो इट विल बी 4 + 6 + 6 + 7 + 11 by 5 विच कम्स आउट टू बी 6.8 सेकेंड्स। अब एवरेज वेटिंग टाइम उसी तरह क्या होगा, 0 + 3 + 5 + 5 + 6 divided by 5 which is 3.8. So the first question is, the process ID is given as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrival time corresponding to every process ID is 6, 2, 3, 1, 4, 5 and the burst time is 4, 5, 3, 1, 2, 6. अब फ्रेंड्स इसको हमें देखना है कि कैसे CPU पे शेड्यूलिंग होगी, तो उसके लिए हम गैंट चार्ट देखते हैं इसका। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई भी प्रोसेस नहीं है किसी भी स्टार्टिंग टाइम से या किसी एंडिंग टाइम तक, तो हम क्या करेंगे, उसको उसको एम्प्टी छोड़ेंगे विद इन आर गैंट चार्ट। तो जैसे हम यहाँ पे देखें कि प्रोसेस जो मिनिमम अराइवल टाइम है दैट इज़ 1। तो 0 से 1 के बीच में कोई प्रोसेस ऐसी नहीं है जो कि हो जिसका अराइवल टाइम 0 हो। सो 0 से 1 के बीच का जो टाइम होगा दैट विल बी एम्प्टी एंड वी विल नॉट काउंट दैट। अब 1 पे सबसे पहले हमारी प्रोसेस आईडी आई P4, तो P4 को हमने शेड्यूल कर दिया फॉर 1 बर्स्ट टाइम दैट इज 2 तक। देन नेक्स्ट अराइवल टाइम 2 पे कौन सी प्रोसेस आई, प्रोसेस आईडी 2, सो विद बर्स्ट टाइम 5, तो 2 + 5 7 तक हमने P2 को कर दिया। सो दिस इज 2 प्लस दिस 5 मेक्स दिस 7, अगेन दिस 7 प्लस दिस 3 मेक्स 10 and so on। 10 plus 2 gives 12, then 12 plus 6 gives 18 and 18 plus 4 gives 22। तो हमारे ऐसे प्रोसेसेस P4, P2, P3, P5, P6, P1 शेड्यूल हो गए। तो हमें फ्रेंड्स बस ये देखना है कि किस अराइवल टाइम पे हैं और उस अराइवल टाइम पे कितने प्रोसेसेस हमारे पास हैं, क्रिएट हो चुके हैं। तो और अगर मल्टीपल प्रोसेस हैं तो लोअर प्रोसेस आईडी वाली प्रोसेस को हम पहले शेड्यूल करेंगे। तो फ्रेंड्स अब इस गैंट चार्ट के हिसाब से जो हमारा कंप्लीशन टाइम होगा, P1 के लिए क्या होगा 22, P2 के लिए क्या होगा 7, P3 के लिए क्या होगा 10, P4 के लिए क्या होगा 2, P5 के लिए क्या होगा 12 एंड P6 के लिए होगा 18। तो दिस इज द कंप्लीशन टाइम। नाउ द टर्न अराउंड टाइम विल बी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम दैट इज CT minus AT। तो 22 minus 6 16,
7 minus 2 that is 5, 10 minus 3 that is 7, 2 minus 1 that is 1, 12 minus 4 that is 8, 18 minus 5 that is 13. तो ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 16 माइनस 4 इज 12, 5 माइनस 5 इज 0, 7 माइनस 3 इज 4, 1 माइनस 1 इज 0, 8 माइनस 2 इज 6, 13 माइनस 6 इज 7। सो दिस इज द वेटिंग टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम को अगर हम लिस्ट आउट करें तो दैट इज 16 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6 which is equivalent to 50 by 6. Similarly, average waiting time will be 12 plus 0 plus 4 plus 0 plus 6 plus 7, which is equivalent to 29 by 6. So, this was our average turnaround time and this is our average waiting time. अब फ्रेंड्स वी मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, लेकिन उसको पहले देखने से पहले हम एक पॉइंट यहाँ पे नोट करते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बट आई एम रिपीटिंग इट कि इफ द अराइवल टाइम ऑफ टू प्रोसेसेस आर सेम देन शेड्यूल द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट और द लोएस्ट प्रोसेस आईडी। सो वी हैव द प्रोसेस आईडी एज 1, 2 and 3. 0, 1, 2 is their arrival time and burst time is 22 and 2. So coming on to here, that is PID 1, 2, 3, arrival time 0, 1, 2, burst time 22, 2. नाउ गैंट चार्ट अगर हम देखें तो 0th अराइवल टाइम पे प्रोसेस P1 है और उसका बर्स्ट टाइम कितना है 20 है, तो P1 हमने शेड्यूल कर लिया। अब 20 टाइम पे हम हैं तो हमारे पास कितने प्रोसेस आ चुके हैं, P1 भी आ चुका है, P2 भी आ चुका है। तो हम कौन सा प्रोसेस शेड्यूल करेंगे, P2 शेड्यूल करेंगे पहले रादर देन P3। तो P2 को हमने शेड्यूल किया फॉर बर्स्ट टाइम 2, तो 22 तक P2 आ गया एंड देन 24 तक फिर P3 आ गया। तो कंप्लीशन टाइम इज 20, 22 एंड 24। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो 20 माइनस 0 इज 20, 22 माइनस 1 इज 21, 24 माइनस 2 इज 22। देन अगेन वेटिंग टाइम विल बी TAT minus BT. So 20 minus 20 is 0, 21 minus 2 is 19, 22 minus 2 is 20. Again coming on to the average turnaround time, that is 20 plus 21 plus 22 which is equivalent to 63 by 3 and average waiting time is 0 plus 19 plus 20 that is 39 by 3. तो फ्रेंड्स ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स FCFS पे। मैं आपको और क्वेश्चंस दे दूंगा रिगार्डिंग दी FCFS ताकि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर पाओ। Now coming on to one important point, that is the convoy effect. अब ये convoy effect क्या होता है, तो let's understand this. FCFS में क्या होता है, अगर फर्स्ट प्रोसेस का बर्स्ट टाइम ज़्यादा होगा, अगर फर्स्ट प्रोसेस का बर्स्ट टाइम ज़्यादा होगा जैसे कि इस केस में है, तो क्या होगा कि एवरेज वेटिंग टाइम पे उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एवरेज वेटिंग टाइम विल बी ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड, जो कि नॉन आइडियल है, क्योंकि एवरेज वेटिंग टाइम जैसे कि हमने पहले देखा है दैट इज एन अनडिजायरेबल फिनोमिनन। तो अगर बर्स्ट टाइम किसी पहले प्रोसेस का ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका टर्न अराउंड टाइम एज वेल एज वेटिंग टाइम भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे यही कहा है कि इन FCFS इफ द फर्स्ट प्रोसेस इज हैविंग लार्ज बर्स्ट टाइम देन इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ऑल द रिमेनिंग प्रोसेसेस। दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्वॉय इफेक्ट। तो फ्रेंड्स बस हमें तीन चीज़ें इसमें याद रखनी है FCFS में। सबसे पहला कि क्राइटेरिया है इसका अराइवल टाइम, एंड सेकेंडली कि अगर अराइवल टाइम सेम है दो प्रोसेसेस का देन वी शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट प्रोसेस आईडी। एंड द थर्ड थिंग इज कि FCFS में इफ फर्स्ट प्रोसेस इज हैविंग अ लार्ज बर्स्ट टाइम देन द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ रिमेनिंग प्रोसेसेस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, सो विच इज एन अनडिजायरेबल फिनोमिनन एंड इट इज नोन एज द कॉन्वॉय इफेक्ट। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम एक और CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखेंगे जिसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कहा जाता है। इसमें क्राइटेरिया होता है बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम मतलब टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, एंड मोड जो होता है दैट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव बोथ। अब नॉन प्रीएम्प्टिव का ये मतलब होता है कि एक बार अपने प्रोसेस CPU को दे दिया तो फिर आप प्रोसेस को रेडी स्टेट में नहीं ला सकते हो। इट विल आइदर गो इन एग्जीक्यूशन और इट विल गो इन दी वेट स्टेट। फिर वो वेट स्टेट से रेडी पे भले ही चला जाए बट डायरेक्टली हम रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में नहीं आ सकते। एंड प्रीएम्प्टिव का मतलब हम रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आ सकते हैं। तो इसके दोनों वर्जन्स हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के। तो लेट्स डाइव इनटू इट। एंड पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो उसमें प्रोसेस आईडी आती है दैट इज़ 1 2 3 4 5। देन आता है अराइवल टाइम विच इज़ सेम 1 2 3 4 5 एंड बर्स्ट टाइम इज 7 5 1 2 8। अब फ्रेंड्स हम इसमें देखेंगे
सबसे पहले गैंट चार्ट। तो अगर हम देखें तो हमारा 0 से 1 के बीच में कोई भी प्रोसेस नहीं आया है, तो बेसिकली दैट पार्ट विल रिमेन एम्प्टी। अब 1 अराइवल टाइम पे प्रोसेस P1 आया है, तो हमने P1 को शेड्यूल कर दिया फॉर बर्स्ट टाइम 7, तो 8 तक 7 प्लस दिस 1 दैट इज 8 तक P1 चला। अब एट द इंस्टेंट 8 हमारे पास सारे प्रोसेसेस आ चुके हैं, P2, P3, P4 एंड P5। तो हम सबसे पहले शेड्यूल किसको करेंगे, विच इज़ द शॉर्टेस्ट वन। शॉर्टेस्ट वन इज मतलब बर्स्ट टाइम जिसका सबसे कम होगा, दैट इज P3। तो हमने P3 को यहाँ पे शेड्यूल कर दिया, इसका बर्स्ट टाइम 1 है, तो 8 प्लस दिस 1 इक्वल टू 9। अब फ्रेंड्स हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस बचे, एक तो बचा P4, दूसरा बचा P2 एंड तीसरा बचा P5। इन तीनों में सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है, 2, विच इज ऑफ P4। तो हमने P4 को शेड्यूल किया फॉर 9 प्लस दिस 2 विच इज इक्वल टू 11। देन हमारे पास P5 बचा एंड P2 बचा, तो P2 का बर्स्ट टाइम छोटा है P5 से, तो हमने P2 को शेड्यूल कर दिया फॉर 11 प्लस दिस 5 विच इज इक्वल टू 16। अगेन P5 बस लास्ट में बचा, तो 16 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 24 हमने गैंट चार्ट में देख लिया। अब हमारे पास कंप्लीशन टाइम आता है। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 8 है। P2 का कंप्लीशन टाइम 16 है, P3 का 9 है, P4 का 11 है और P5 का 24 है। टर्न अराउंड टाइम इज CT माइनस 80, तो 8 माइनस 1 दैट इज 7, 16 माइनस 2 दैट इज 14, 9 माइनस 3 6, 11 माइनस 4 7, 24 माइनस 5 19। Then waiting time is turnaround time minus burst time. 7 minus 7 0, 14 minus 5 9, 6 minus 1 5, 7 minus 2 5, 19 minus 8 11। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आ जाएगा हमारा, 53/5 विच इज 10.6 एंड एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा 30/5 दैट इज इक्वल टू 6। फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, उसके पहले हम एक नोट देख लेते हैं। नोट ये है कि इफ द बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेसेस आर मैचिंग देन शेड्यूल द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट अराइवल टाइम। तो हमारा पहले वाले में FCFS में क्या था कि इफ अराइवल टाइम इज मैचिंग देन शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट प्रोसेस ID। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि अगर बर्स्ट टाइम दो प्रोसेसेस का मैच कर रहा है तो हम लोएस्ट अराइवल टाइम वाले प्रोसेस को लेंगे। सो लेट्स सी दिस। यहाँ पे हमें इनिशियली 3 चीज़ें गिवन होगी, एक PID, एक अराइवल टाइम, एक बर्स्ट टाइम। एज अ पार्ट ऑफ आंसर हमने CT, TAT और WT को यहीं पे एनक्लोज कर दिया है। सो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 3, PID, AT एंड BT। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6 3 4 1 2 5 एंड बर्स्ट टाइम इज 1 3 6 5 2 1। अगर हम देखें टाइम t इक्वल टू 0 पे तो कोई प्रोसेस नहीं है, तो सबसे पहले हमारे 0 सा 1 जो होगा एम्प्टी होगा। देन टाइम t इक्वल टू 1 पे P4 आता है हमारे पास, तो P4 को हम शेड्यूल कर देंगे फॉर 5 टाइम यूनिट्स। सो 1 प्लस 5 दैट इज 6, दिस 1 प्लस दिस 5 गिव्स दिस 6। अब 6 टाइम पे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं, एक तो P5 आ चुका है, एक P6 आ चुका है, एक P3 आ चुका है और एक P2 आ चुका है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, P6 है, तो हम P6 को शेड्यूल कर देंगे। देन P1 है, फिर हम P1 को शेड्यूल कर देंगे। देन हमारा P5 है, P5 का 2 है बर्स्ट टाइम, तो P5 को शेड्यूल कर देंगे। फिर P2 का 3 है, तो 13 तक इसे शेड्यूल कर देंगे। फिर P3 का 19 है, तो इसे यहाँ शेड्यूल कर देंगे। तो इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा 42/6 विच इज 7 एंड एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा दैट इज 4। तो फ्रेंड्स ये था हमारा शॉर्टेस्ट जॉब वर्ड फर्स्ट। ये हमारा बेसिकली जो वर्जन है दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव वन, जिसमें हम एक बार प्रोसेस को रनिंग स्टेट में ले जाते हैं तो वापस रनिंग टू रेडी नहीं आता है वो। तो हमने ये वाला चीज़ देखा एंड इसमें एक नोटवर्थी पॉइंट जो ये था वो था कि इफ द बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेसेस आर मैचिंग देन वी शेड्यूल द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट अराइवल टाइम। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन काइंडली गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आप कभी वीडियोस मिस ना करो। एंड ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस को ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे कंटेंट के साथ आप वापस आ सकें। हम देखेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो कि रियल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल होती है एंड एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर्स में लोग यूज़ करते हैं, प्रोफेसर्स जो यूज़ करते हैं दैट इज़ अ मिक्स ऑफ राउंड रॉबिन एंड शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग टाइम फर्स्ट।
एल्गोरिदम. सो वी विल सी द राउंड रॉबिन एल्गोरिदम. सबसे पहले इसका क्राइटेरिया देखते हैं. क्राइटेरिया इज द टाइम क्वांटम. सो व्हाट इज दिस टाइम क्वांटम? टाइम क्वांटम बेसिकली इट डिफाइंस दैट इंटरवल ऑफ टाइम, या उस वैल्यू को ये डिफाइन करता है जिसके बाद टाइमर इंटरप्ट अकर करता है. सो अगर गिवन प्रोसेस है एंड टाइमर इंटरप्ट अकर किया, देन दैट प्रोसेस नीड्स टू बी प्रीएम्प्टेड और उसको रेडी स्टेट में फिर जाना पड़ता है. तो द क्राइटेरिया इज टाइम क्वांटम. और अगर कोई प्रोसेस अभी नहीं है, देन वील शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द अराइवल टाइम. मोड इज प्रीएम्प्टिव. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि टाइम क्वांटम के ख़त्म होने पे या बर्स्ट टाइम के ख़त्म होने पे प्रोसेस को रेडी अथवा टर्मिनेशन स्टेट में भेजे जा सकते हैं. सो वील मूव अहेड विद दिस विथ वन क्वेश्चन. तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन में जाने से पहले इसका एक रफ फ्लो चार्ट देख लेते हैं. तो होता क्या है बेसिकली कि एक रेडी स्टेट हमारी होती है. देन रेडी स्टेट में जो प्रोसेसेस होंगे, अगर गिवन प्रोसेस का बर्स्ट टाइम इफ इट इज़ लेस देन द टाइम क्वांटम, देन वी नीड टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर द बर्स्ट टाइम, और प्रोसेस कंप्लीट होने पे टर्मिनेशन स्टेट में चला जाएगा. तो इसका मतलब ये है, अगर इसकी वैल्यू येस होती है तो इसका मतलब है कि हम प्रोसेस को पूरी तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं बिना प्रीएम्पशन के सीपीयू पे. अब अगर इसकी वैल्यू नो है, मतलब कि बर्स्ट टाइम इज़ ग्रेटर देन टाइम क्वांटम, तो हम कितना तक चलाएंगे? हम टाइम क्वांटम तक चलाएंगे. इसे टाइम क्वांटम तक चलाएंगे. टाइम क्वांटम चलाने के बाद अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो टर्मिनेशन स्टेट में, अगर नहीं होता है देन वापस रेडी स्टेट में. तो यहाँ प्रोसेस का क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि बी टी इज़ लेस देन टी क्यू. इफ इट बी टी बर्स्ट टाइम इज़ लेस देन टाइम क्वांटम, देन वी एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर बर्स्ट टाइम और वी गो टू द टर्मिनेशन स्टेट. अगर ऐसा नहीं होता है, इफ बर्स्ट टाइम इज़ ग्रेटर देन टाइम क्वांटम, देन वी शेड्यूल इट फॉर ओनली टाइम क्वांटम टाइम, एंड व्हेन द टाइम क्वांटम expires, then we go to the ready state. So friends, this is the rough diagram. Now coming on to the process. तो एक मैंने यहाँ पे देसी तरीके में चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमें फॉलो करना होगा इन ऑर्डर टू शेड्यूल द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें रेडी स्टेट से उठाना है प्रोसेस को. नाउ टिक दैट प्रोसेस इन द रेडी स्टेट. फिर उस टाइम पीरियड के अंत में जो जो प्रोसेस नई क्रिएट हुई हैं, ऐड देम फर्स्ट इन द रेडी क्यू, एंड देन फाइनली इफ द बर्स्ट टाइम ऑफ द करेंटली शेड्यूल्ड प्रोसेस इज लेफ्ट, देन वी ऐड द प्रोसेस इन द रेडी क्यू. तो सबसे पहले क्या करना है, रेडी स्टेट से पिकअप करना है प्रोसेस को. जैसे ही पिकअप हो जाएगा तो रेडी स्टेट को टिक कर देंगे. रेडी स्टेट में उस प्रोसेस को टिक कर देंगे, जिसका ये मतलब है कि करंटली हमने उस प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया. अब उस टाइम पीरियड के अंत में प्रोसेस में कौन कौन सी नए प्रोसेस सिस्टम में क्रिएट हुई हैं, उनको पहले रेडी क्यू में रखना है. और देन फाइनली अगर गिवन प्रोसेस का बर्स्ट टाइम से ज़्यादा हो रहा है, देन वी नीड ऐड टू दैट प्रोसेस इन द रेडी क्यू. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बिल्कुल देसी भाषा में तरीका इसका करने को. अब हम देखेंगे. तो हमें दो चीज़ मेंटेन करनी है फ्रेंड्स. सबसे पहला तो गैंट चार्ट और दूसरा रेडी स्टेट. और प्रोसेसेस हम रेडी स्टेट में टिक मार्क करेंगे और गैंट चार्ट पे उसे शेड्यूल करेंगे. तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें अराइवल टाइम अगर हम देखें तो 0th टाइम पे कोई प्रोसेस नहीं है. तो मतलब 0 से 1 पे ये एम्प्टी रहेगा. अब 0 से 1 पे एम्प्टी होने का मतलब है कि फिर हम P4 को शेड्यूल करेंगे और टाइम क्वांटम इसका 3 है इस गिवन क्वेश्चन के लिए. तो हम क्या करेंगे, सिंस इट्स बर्स्ट टाइम इज़ 9, तो 9 से इसको 6 करेंगे, यहाँ पे P4 को शेड्यूल करेंगे और फिर टाइम t इक्वल्स टू 1 पे देखेंगे टिल टाइम t इक्वल्स टू 4. सो टिल टाइम t इक्वल्स टू 4 हमें देखने हैं कि कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं. सो दोज प्रोसेसेस आर, सबसे पहले आया है P5 सॉरी, देन आया है P3 एंड देन आया है P2. तो P5, P3, P2 हम रेडी स्टेट में रख देंगे. अब करंट प्रोसेस का जो P4 था उसका हम देखेंगे बर्स्ट टाइम इज स्टिल लेफ्ट एज 6. तो हम क्या करेंगे कि फिर P1 को रख देंगे इसमें क्यू में, सॉरी P4 को रख देंगे इसमें क्यू में. आफ्टर एडिंग P5, P3, P2 हम P4 को रख देंगे क्यू में. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम उठाएंगे फिर P5. P4 को हमने टिक मार्क कर दिया, अब हम P5 उठाएंगे. अब P5 का अगर हम देखें तो बर्स्ट टाइम इज लेस देन द टाइम क्वांटम. तो इसको पूरी तरीके से हम चला देंगे P5 को, और यहाँ पे कट करके रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इज 0. तो हमने P5 को शेड्यूल कर लिया. अब P5 को हमें यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो प्रोसेसेस आए हैं P5 के बाद, तो P5 तक
6 टाइम यूनिट्स हो गया है। अब 6th टाइम यूनिट पे हमारा P6 आया है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि P6 को ऐड कर दिया। उसके पहले हमने क्या किया, P1 को ऐड किया। P1 को क्यों ऐड किया, क्योंकि उसका अराइवल टाइम पहले था, 5 पे ही था। तो हमने क्या किया, इसमें पहले P1 ऐड किया एंड देन P6 ऐड किया। नाउ वंस दिस इज डन एंड आर P5 इज कंप्लीट, तो हम P3 पे आएंगे। तो P3 पे आने पे हमें ये पता चलता है कि हमारे सारे प्रोसेसेस सिस्टम में आ चुके हैं। जैसे ही सारे प्रोसेसेस सिस्टम में आ चुके हैं, मतलब रेडी स्टेट में आ चुके हैं, हमने टाइम इंटरवल के हिसाब से उसको देख लिया है, तो हम जो रेडी स्टेट में क्यू है उसी को फॉलो करते जाएंगे। तो जैसे हमने P3 पे आए, हम P3 पे आने के बाद इसका हमने 7 से 4 किया एंड P3 को यहाँ शेड्यूल किया। देन अगेन P2 पे था हमारे पास, तो P2 पे आए हम, यहाँ से 6 से 3 किया एंड देन यहाँ पे इसको शेड्यूल कर दिया 9 से 12 के बीच में। फिर हमारा आया P4 को हमने 6 से 3 पे किया। देन अगेन P4 बाकी है, तो हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। जैसे कि P3 हमने ऐड किया, फिर P2 हमने ऐड किया, फिर P1 हमने ऐड किया, सॉरी P4 हमने ऐड किया। नाउ कमिंग ऑन टू P1, इसकी वैल्यू 5 से 2 करनी है हमें, देन P1 को फिर से ऐड करना है। देन कमिंग ऑन टू P6 का 3 से 0, अब सिंस इसका टाइम 0 हो चुका है तो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू P3 अगेन, इसकी वैल्यू 1 हुई, P3 को हमने ऐड कर दिया। कमिंग ऑन टू P2 की वैल्यू यहाँ पे 3 से 0 हो जाएगी, सो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देन कमिंग ऑन टू P4 की वैल्यू 3 से 0 हो जाएगी, तो उसको आगे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग ऑन टू P1 को हम बर्स्ट टाइम तक के लिए चलाएंगे, तो 32 तक यहाँ चलेगा, ये 30 से 32 के बीच में, एंड प्रीएम्पशन की ज़रूरत नहीं है। देन कमिंग ऑन टू P3 की वैल्यू यहाँ पे 1 टाइम यूनिट बची, तो 1 से 0 करके वी विल शेड्यूल इट टिल 33 P3। सो दिस विल बी आवर इंटायर गैंट चार्ट, और हम इसका कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं। तो P1 का कंप्लीशन टाइम इज 32, P2 का इज कंप्लीशन टाइम 27, P3 का इज 33, P4 का 30, देन P5 का 6 एंड P6 का 21। अब फ्रेंड्स ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना। जैसे ही हम ये दोनों चीज़ निकाल लेंगे, फिर हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे राउंड रॉबिन की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन एक न्यूमेरिकल ऑन राउंड रॉबिन, और फिर हम देखेंगे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता क्या था। तो हमारे पास प्रोसेसेस होते थे रेडी स्टेट में। एक प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में हमें है, उसका बर्स्ट टाइम अगर टाइम क्वांटम से कम है तो हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देंगे फॉर बर्स्ट टाइम, एंड व्हेन द प्रोसेस कंप्लीट्स वी विल गो टू द टर्मिनेशन। अगर नहीं है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे फॉर टाइम क्वांटम टाइम, एंड व्हेन द टाइम क्वांटम एक्सपायर्स तो हम कर देंगे एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड और उसको येस में भेज देंगे। इन केस इफ द एग्जीक्यूशन इज नॉट कंप्लीट तो नो में करके हम उसे रेडी स्टेट में भेज देंगे। तो in round robin algorithm, if the time quantum is less, then the number of context switches will increase and response time decreases। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में अगर टाइम क्वांटम कम है तो क्या होगा कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस आते जाएंगे, और टाइम क्वांटम एक्सपायर होने के बाद हमारे नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बढ़ जाएगा तो रिस्पॉन्स टाइम प्रोसेस का डिक्रीज होगा, बिकॉज रिस्पॉन्स टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। सिमिलरली अगर टाइम क्वांटम मोर होगा देन नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस विल डिक्रीज और रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। इफ़ टाइम क्वांटम इज़ वेरी वेरी हाई, तो ये होगा फ्रेंड्स कि ये तब होगा जब टाइम क्वांटम बहुत ज़्यादा होता है, तो बर्स्ट टाइम के लिए ही सारे प्रोसेस शेड्यूल हो जाएंगे। तो सिंस इसका क्राइटेरिया भी होता है कि अराइवल टाइम कॉमा टाइम क्वांटम, तो अराइवल टाइम के हिसाब से प्रोसेस शेड्यूल होंगे, इसलिए राउंड रॉबिन डी जनरेट कर जाएगा FCFS पे। अब फ्रेंड्स इस पे रहता है एक न्यूमेरिकल, देखते हैं हम। Consider n processes sharing CPU in round robin fashion. If the context switching time is S, then what must be the time quantum Q such that the number of context switches are reduced, but at the same time each process gets its turn at the CPU for every t seconds of time. तो टोटल टाइम क्या होगा प्रोसेस, सबसे पहले टोटल टाइम होगा द नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हैपन for the number of processes and also the processes executing for the time quantum। तो अगर हमारे पास n टाइम्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है तो टोटल प्रोसेसेस जो होंगे वो n-1 हो जाएंगे। उस केस में n-1 टाइम्स टाइम क्वांटम से हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n टाइम्स द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम होगा, तो q विल बी इक्वल टू t-ns अपॉन n-1।
अब फ्रेंड्स हम देखते हैं लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। इसका क्राइटेरिया होता है बर्स्ट टाइम, लेकिन इसका इस समय क्या होता है कि जब बर्स्ट टाइम जिस प्रोसेस का ज़्यादा होगा उस प्रोसेस को हम पहले शेड्यूल करेंगे एंड उसको फिर हम देखेंगे कि आगे कैसे मूव कर सकते हैं। एंड मोड इसका क्या है, एक तो नॉन प्रीएम्प्टिव है एंड दूसरा एक प्रीएम्प्टिव है। तो प्रोसेस आईडी हो जाएगी 1 2 3 4 5, अराइवल टाइम होगा 0 1 2 3 4 एंड बर्स्ट टाइम होगा 3 2 4 5 6। अब फ्रेंड्स हम इसको शेड्यूल करते हैं। तो शेड्यूल करते टाइम सबसे पहले 0th अराइवल टाइम पे P1 आई, तो P1 को 3 टाइम यूनिट्स तक करेंगे। 3 टाइम यूनिट्स पे फिर P2 P3 आया, तो हम P3 को शेड्यूल P2 P3 P4 आया 3 टाइम यूनिट्स तक, तो हम P4 को शेड्यूल करेंगे विथ 5 बर्स्ट टाइम, तो ये 8 पे पहुंच गया। अब 8 पे पहुंचने पे P5 भी आ जा रहा है, तो हम P5 को शेड्यूल करेंगे सिंस उसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है। देन P3 को शेड्यूल करेंगे एंड देन P2 को शेड्यूल करेंगे। तो ये कंप्लीशन टाइम जो है प्रोसेस का ये सारा है, दैट इज 3 20 18 8 एंड 14। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, ct माइनस 80, तो 3 20 माइनस 1 19 18 माइनस 2 16 8 माइनस 3 5 14 माइनस 4 10। सिमिलरली वेटिंग टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, stat माइनस vt, 3 माइनस 3 0 19 माइनस 2 17 16 माइनस 4 12 5 माइनस 5 0 एंड 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 43/5 एंड एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा 33/5। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अब प्रोसेस इसमें एक नोटवर्दी पॉइंट ये है कि अगर बर्स्ट टाइम प्रोसेस का मैच कर रहा है तो वी नीड टू शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट अराइवल टाइम। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 0 से 1 के बीच में कोई प्रोसेस नहीं है, तो हम उसे एम्प्टी छोड़ेंगे। देन हमारा प्रोसेस आता है P2 फॉर 1 टाइम यूनिट्स, तो हमने इसको शेड्यूल कर दिया। अब 2 टाइम यूनिट्स तक हमारे पास एक प्रोसेस है P3, तो एंड दूसरा प्रोसेस है हमारे पास केवल एक प्रोसेस है दैट इज P6, तो हमने P6 को शेड्यूल किया फॉर 4 टाइम यूनिट्स एंड हियर इट इज 6। सो नाउ 6 टाइम यूनिट्स पे हमारे पास P5 आ गया है, P4 आ गया है, P3 आ गया है एंड P1 आ गया है। अब इसमें से मैक्सिमम किसका है, P5 का, तो P5 को शेड्यूल कर देंगे। देन किसका है, P3 का, P3 को शेड्यूल कर देंगे। देन है P1 का, P1 को शेड्यूल कर देंगे एंड देन है P4 का एट द लास्ट, तो P4 को शेड्यूल कर देंगे। अब फ्रेंड्स ये कंप्लीशन टाइम इसके हम हैं, जैसे P1 का है कंप्लीशन टाइम 18, P2 का कंप्लीशन टाइम 2, P3 का 15, P4 का 20, P5 का 12 एंड P6 का 6। अब फ्रेंड्स टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, दैट इज ct माइनस 80, सो 18 माइनस 3 दैट इज 15, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 15 माइनस 2 दैट इज 13, 20 माइनस 4 दैट इज 16, 12 माइनस 6 दैट इज 6, 6 माइनस 2 दैट इज 4। अब वेटिंग टाइम हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो वेटिंग टाइम होता है tat माइनस vt, सो 15 माइनस 3 12, 1 माइनस 1 0, 13 माइनस 3 10, 16 माइनस 2 14, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 4 0। तो फ्रेंड्स ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा 55/6 एंड वेटिंग टाइम आ जाएगा 36/6। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीएम्प्टिव लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव प्रोसेस है या प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, उसमें हम एक एक टाइम यूनिट का डिफरेंस लेके चलेंगे। बिकॉज होता क्या है कि कभी कभार हमारा जो न्यू प्रोसेस आ रहा है उसका बर्स्ट टाइम दैट इज लार्जर देन ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस, तो हमें हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हर एक टाइम इंटरवल के बाद ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस है जिसका लॉन्गेस्ट टाइम है, बर्स्ट टाइम जिसका लॉन्गेस्ट है। तो इसीलिए हमने इसमें 0 से लेके 21 तक शेड्यूलिंग की हुई है। एंड फॉर एवरी वन वंस दी प्रोसेस अराइव्स, तो यहाँ पे 4 to 7 क्यों लिया हुआ है हमने, क्योंकि P4 हमारा हाईएस्ट था, तो P4 को पूरा चला के एंड देन वी मूव ऑन टू 1 to 3, तो हम फिर उसके बाद आगे यूज़ करते हैं इसे। तो अगर आप इसको करोगे तो आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा 17 एंड एवरेज वेटिंग टाइम आएगा 12। फ्रेंड्स आई वुड सजेस्ट दैट आप ये एल्गोरिदम एक बार खुद से करना। इन केस अगर नहीं होता है देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू दिस एल्गोरिदम कम्प्लीटली। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको हिट कर सकते हैं। वंस इट इज सब्सक्राइब देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अदर वीडियोज एज वेल। एक और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जिसका नाम है हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट।
अब इसमें टर्म एक यूज हुआ है रिस्पॉन्स रेशियो. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट्स बेसिकली फॉर्मूला इज वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम. तो वेटिंग टाइम का ये मतलब होता है कि जिस टाइम इंस्टेंट पे आप हैं माइनस जो आपका अराइवल टाइम था, दैट प्लस योर बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम. So this is the formula for response ratio. What does it mean? It means that this particular algorithm it favors shorter jobs. मतलब अगर जॉब का बर्स्ट टाइम कम है तो इट विल फेवर देम, एंड ऑल्सो इट विल लिमिट द वेटिंग टाइम फॉर द लॉन्गर जॉब्स. जिसका ये मतलब होता है कि जो लॉन्गर जॉब्स हैं उनके वेटिंग टाइम को भी या उनकी वजह से या डेवलप होने वाले वेटिंग टाइम को ये रिड्यूस करता है. तो द क्राइटेरिया इज रिस्पॉन्स रेशियो एंड मोड इज नॉन प्रिएम्प्टिव. फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है कि दी फॉर्मूला फॉर रिस्पॉन्स रेशियो इज वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम. एंड वेटिंग टाइम को फर्दर हम लिख सकते हैं, दैट इज योर करंट टाइम माइनस द अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस. तो फ्रेंड्स, अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं. Here we are given PID which is 1 2 3 4 5 अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम. फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम का. तो सबसे पहले एट टाइम t इक्वल्स टू 0 कोई प्रोसेस नहीं है सिस्टम पे, तो 0 से 1 तक प्रोसेस आपका गैंट चार्ट एम्प्टी रहेगा. नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज P1, इट्स अराइवल टाइम इज 1 एंड इट्स बर्स्ट टाइम इज ऑल्सो 1. सो वी विल शेड्यूल दिस जॉब P1 अंटिल द बर्स्ट टाइम 2. अब अगर हम देखें तो 2 से 4 के बीच में इन दिस अराइवल टाइम कोई प्रोसेस नहीं आया है, सो अगेन इट विल बी एम्प्टी. नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू 4 which process is there, P2 is there, so P2 को हम शेड्यूल कर देंगे for entire time unit that is 2 units, so 6 तक ये पहुंच जाएगा. Now at time t equals to 6 we have two jobs P3 and P4. तो अब जब एक टाइम इंटरवल पे हमारे पास मल्टीपल जॉब्स होते हैं तो हम रिस्पॉन्स रेशियो हर जॉब का कैलकुलेट करते हैं. जो जिसका भी रिस्पॉन्स रेशियो या जिस प्रोसेस का भी रिस्पॉन्स रेशियो सबसे ज़्यादा होगा हम उसको शेड्यूल करेंगे. तो एट टाइम t इक्वल्स टू 6 द रिस्पॉन्स रेशियो ऑफ P3 इज हाउ मच? दिस इज द current time that is 6 units minus the arrival time that is 5 units plus the burst time which is 6 units divided by 6. So it is 7 by 6. Again, the response ratio of P4 will be how much? Current time unit that is 6 minus the arrival time of P4 that is again 6 plus the burst time of P4 that is 2 divided by 2 which is equal to 1. अब clearly P3 का response ratio ज़्यादा है तो हम P3 को शेड्यूल करेंगे at time t equals to 6. Now P3 is scheduled for burst time 6 units, so current time unit 12 हो जाएगी. नाउ अगेन एट टाइम यूनिट t इक्वल्स टू 12 हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं स्टिल, एक है P4 और दूसरा है P5. तो हम फिर से रिस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे विच विल बी करंट टाइम दैट इज 12 माइनस द अराइवल टाइम ऑफ P4 दैट इज 6 प्लस द बर्स्ट टाइम 2 डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम दैट इज 2. अगेन P5 का कैलकुलेट करेंगे तो करंट टाइम यूनिट दैट इज 12 माइनस द अराइवल टाइम दैट इज 7 प्लस the burst time that is 4 divided by 4 which is equivalent to 9 by 4. तो फ्रेंड्स क्लियरली इसमें P4 का रिस्पॉन्स रेशियो ज़्यादा है तो हम P4 को शेड्यूल करेंगे. अब केवल 14 टाइम यूनिट के बाद केवल एक प्रोसेस हमें बची तो हम उसको शेड्यूल कर देंगे दैट इज P5. तो अब फ्रेंड्स इसका कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं. P1 का कंप्लीशन टाइम 2 है, P2 का 6 है, P3 का 12 है, P4 का 14 है एंड P5 का 18 है. कमिंग ऑन टू टर्न अराउंड टाइम, तो कंप्लीशन टाइम इज 2, so 2 minus 1 that is equivalent to 1, 6 minus 4 that is 2, 12 minus 5 that is 7, 14 minus 6 that is 8, 18 minus 7 that is 11. Coming on to the waiting time, so that is turnaround time minus the burst time, so 1 minus 1 that is 0, 2 minus 2 that is again 0, 7 minus 6 that is 1, 8 minus 2 that is 6 and 11 minus 4 that is 7. तो फ्रेंड्स एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया हमारे पास 29 by 5 एंड एवरेज वेटिंग टाइम आ गया 14 by 5. प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग विच इज बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन द रियल लाइफ क्वाइट अ लॉट. तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा, दैट इज़ द प्रायोरिटी. अब प्रायोरिटी कौन असाइन करता है, इट इज़ असाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अ गिवन प्रोसेस एंड बेसिकली इट इज़ असाइंड बाय द लॉन्गेस्ट बाय द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर.
तो क्राइटेरिया इसमें प्रायोरिटी है एंड मोड इज नॉन प्रिएम्प्टिव। नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब ये हुआ कि इन केस इफ अ प्रोसेस इज देयर शेड्यूल्ड ऑन द सीपीयू, देन अगर हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस भी आता है इन रेडी क्यू, तब भी हम करंट प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। सो द गिवन इज प्रायोरिटी 457216 and PID as 1 2 3 4 5 6, arrival time as 1 0 1 2 3 4 5, burst time as 4 5 1 2 3 6। तो यहाँ पे एक अजम्पशन लेना है हमें कि हाईएस्ट नंबर जो भी प्रायोरिटी कॉलम पे है दैट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब कि अगर P7 है एंड P5 कम्स, तो P7 हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी और हैज़ द हायर प्रायोरिटी देन P5। तो पहले P7 एग्जीक्यूट होगा। तो फ्रेंड्स इसका एक गैंट चार्ट हम देखते हैं अब। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 केवल एक प्रोसेस है हमारे पास P1, तो हम क्या करेंगे, P1 को शेड्यूल कर देंगे फॉर इंटायर टाइम यूनिट दैट इज 4। अब 4 का मतलब, अब नेक्स्ट हम जब देखेंगे तो कौन कौन से प्रोसेस अराइव कर चुके हैं रेडी क्यू में। एक P2 है, एक P3 है, P4 है, लेकिन हम P3 को शेड्यूल करेंगे क्योंकि उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो हमने P3 को शेड्यूल कर दिया फॉर 1 टाइम यूनिट दैट इज 5। अब आता है हमारे पास 5 टाइम यूनिट्स तक कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। 5 टाइम यूनिट्स तक हमारे पास है P6, P5 एंड P4 देन P1। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P6 की है एंड इट्स बर्स्ट टाइम इज 6। तो 6 + 5 दैट इज 11 के लिए हम P6 शेड्यूल कर देंगे। अब फ्रेंड्स सिंस प्रोसेस सिस्टम में हमारे सारे प्रोसेसेस आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके प्रोसेस को मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को शेड्यूल करते जाएंगे। नाउ P2 हैज़ द नेक्स्ट प्रायोरिटी, नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो P2 को शेड्यूल कर दिया फॉर 16 टाइम यूनिट्स। देन P4 को शेड्यूल कर दिया फॉर 18 टाइम यूनिट्स एंड P5 को शेड्यूल कर दिया फॉर दिस मच 21 टाइम यूनिट्स तक, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम है 3। तो अब हम कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। तो P1 का कंप्लीशन टाइम इज 4, P2 का इज 16, P3 का 5, P4 का 18, P5 का 21 एंड P6 का 11। नाउ टर्न अराउंड टाइम, व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम, दैट इज CT minus AT। सो 4 minus 0, 16 minus 1, 5 minus 2, 18 minus 3, 21 minus 4, 11 minus 6। नाउ वेटिंग टाइम अगर हम देखें, सो दैट इज TAT minus BT। सो 4 minus 4, 15 minus 5, 3 minus 1, 15 minus 2, 17 minus 3 एंड 6 minus 6 दैट इज 0। तो फ्रेंड्स अब इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर हम देखें, तो दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्विवेलेंट टू 10। और एवरेज वेटिंग टाइम अगर हम देखें तो 39/6 विच इज इक्वल टू 6.5। देखेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का प्रीएम्प्टिव वर्जन। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का प्रीएम्प्टिव वर्जन, जिसमें हमने क्वेश्चन दिया है। इसमें गिवन है हमें प्रोसेस आईडी 1 2 3 4 5 6, अराइवल टाइम दिया है 1 2 2 3 3 4, बर्स्ट टाइम दिया है 4 2 3 5 1 2 एंड प्रायोरिटी इज 4 5 7 8 5 6। तो फ्रेंड्स अगर हम गैंट चार्ट पे देखें तो 0 से 1 टाइम के बीच में कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी है। एट t इज इक्वल टू 1 टाइम केवल एक प्रोसेस है हमारे पास P1, तो हम उसको शेड्यूल कर देंगे। अब यहाँ भी फ्रेंड्स जब भी प्रीएम्प्टिव वर्जन आता है तो हम एक एक यूनिट, एक एक स्टेप 1 यूनिट का लेके चलते हैं। तो अगर हम अभी t इक्वल टू 1 पे हैं तो नेक्स्ट t इक्वल टू 2 पे देखेंगे, बिकॉज हो सकता है कि t इक्वल टू 2 पे कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसकी प्रायोरिटी हमारे वाले प्रोसेस से ज़्यादा हो। तो हमने P2 पे देखा t इक्वल टू 2 पे, तो हमारे पास दो प्रोसेसेस और हैं T2 एंड T3 जिनका प्रायोरिटी है 5 और 7। तो 7 वाले प्रोसेस का ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसलिए हम P3 को शेड्यूल कर देंगे। देन अगेन टाइम इंटरवल 3 पे आ गए हम, तो t इक्वल टू 3 पे दो और प्रोसेस हैं P4 एंड P5 जिनका प्रायोरिटी है 8 और 5। तो सिंस 8 इज ग्रेटर देन 7, तो हम P3 को प्रीएम्प्ट करके P4 पे चले जाएंगे। नाउ टिल टाइम इक्वल टू 4 फिर एक P6 प्रायोरिटी वाला P6 प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी है 6, बट करंट हमारा जो P4 है उसकी प्रायोरिटी है 8, तो हम P4 को प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे एंड उसको चला देंगे फॉर 1 टाइम यूनिट टिल t इक्वल टू 4। अब सिस्टम में सारे प्रोसेसेस आ गए हैं, तो जब भी सिस्टम में सारे प्रोसेसेस आ चुके होते हैं तो हम नॉर्मली हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी हम फिर प्रोसेसेस को शेड्यूल कर देते हैं। तो बचा हुआ जो P1 का P4 का बर्स्ट टाइम है उसको हम शेड्यूल कर देते हैं यहाँ पे। तो P4 शेड्यूल हुआ टिल टाइम t इक्वल्स टू 8। अब फिर
8 के बाद किसकी प्रायोरिटी है 7, तो P3 लेफ्ट था, तो P3 को 2 टाइम यूनिट्स के लिए हमने शेड्यूल कर दिया। देन वी हैव P6, तो P6 को अगेन 2 टाइम t इक्वल्स टू 2 के लिए हमने ये कर दिया, शेड्यूल कर दिया। देन अगेन कम्स P2 को हमने 2 टाइम यूनिट्स के लिए, सिंस इसका बर्स्ट टाइम 2 है तो 2 टाइम यूनिट्स के लिए हमने शेड्यूल कर दिया। अगेन कम्स P5 का टाइम है 1 फॉर दी बर्स्ट टाइम, तो उसको भी हमने शेड्यूल कर दिया। देन कम्स P1 एट द लास्ट, जिसकी प्रायोरिटी 4 है, तो उसका बर्स्ट टाइम है 4, हमने पहले 1 यूनिट कर चुके हैं तो बचा 3, तो हमने 3 यूनिट्स यहाँ एलोकेट कर दिए। अब कंप्लीशन टाइम आ गया। P1 का अगर आप देखें तो 18 है, P2 का 14 है, P3 का 10 है, P4 का 8 है, P5 का 15 है, एंड सो ऑन। देन टर्न अराउंड टाइम क्या है, CT minus 80, which is 18 minus 1 that is 17, 14 minus 2 that is 12, 10 minus 2 that is 8, 8 minus 3 that is 5, 15 minus 3 that is 12, 12 minus 4 that is 8. Then waiting time is stat minus BT. So 17 minus 4 that is 13, 12 minus 2 10, 8 minus 3 5, 5 minus 5 0, 12 minus 1 11, and 8 minus 2 that is 6. तो अब हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम टोटल होगा 62 डिवाइडेड बाई 6 विच इज 10.3, एंड एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा हमारा 45 बाई 6 विच इज 7.5। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन जिसमें ऐसा है कि डिपेंडेंसीज हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इन केस लेट्स से P1 के साथ एरो आ रहा है एंड इट गोज़ टू P2, तो इसका मतलब ये है कि जब तक P1 पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता हम P2 को शेड्यूल नहीं कर सकते। और द थिंग इज़ P2 इज़ डिपेंडेंट ऑन P1, सिमिलरली P3 इज़ डिपेंडेंट ऑन P1, P4 डिपेंडेंट ऑन P2, P5 डिपेंडेंट ऑन P2, P6 डिपेंडेंट ऑन P4 एज वेल एज P5, P7 डिपेंडेंट ऑन P4 एज वेल एज P5, P8 डिपेंडेंट ऑन P6 एंड P7। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, कंसिडर द डिपेंडेंसी ग्राफ बिटवीन द प्रोसेसेस, व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस यूजिंग 2 CPU प्रोसेसर्स। तो हमारे पास 2 CPU के प्रोसेसर हैं और हमको प्रोसेसेस को ऐसे शेड्यूल करना है कि डिपेंडेंसी ग्राफ के सारे प्रोसेसेस शेड्यूल हो जाएं, और अगर डिपेंडेंसी है उनके बीच में तो लेट्स से 1 गोज़ टू 2, तो हम 2 को तभी शेड्यूल करें जब 1 हमारा ख़त्म हो जाए। The other two things are कि we need to use the non-preemptive mode. Non-preemptive mode का ये मतलब होता है कि we cannot go from running state to ready state. तो एक बार प्रोसेस शेड्यूल हो गया then it has to be fully complete. और फ्रेंड्स दूसरा है कि 2 CPUs cannot be shared by a process for execution. तो इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस अगर किसी CPU पे शेड्यूल हुआ है तो वो उस टाइम पे किसी दूसरे CPU पे शेड्यूल नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि P1 का 2 बर्स्ट टाइम है, तो लेट्स से अराइवल टाइम इसका 0 है P1 का, तो 0 से 2 तक हम P1 करेंगे। देन 2 पे हमारे कौन कौन से प्रोसेसर्स आ गए हैं, 2 पे हमारे मान लीजिए P2 और P3 आ गए हैं, तो P2 और P3 को हम शेड्यूल कर सकते हैं। तो P2 को हमने शेड्यूल कर दिया CPU 1 पे और P3 को शेड्यूल कर दिया CPU 2 पे। अब अगर हम देखें तो बर्स्ट टाइम P3 का है 6 यूनिट्स, तो 6 यूनिट्स का मतलब कि अगर 2 पे शेड्यूल हुआ है तो 8 तक चलेगा, एंड P2 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज़ 3 यूनिट्स, इसीलिए ये 5 तक चलेगा। अब 5 पे आने के बाद फिर हमारे पास क्या हो गया है कि P2 अगर कंप्लीट हो जाता है देन वी कैन एग्जीक्यूट P4 एंड P5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P4 को एग्जीक्यूट करेंगे, तो P4 को हमने 7 टाइम यूनिट्स तक एग्जीक्यूट कर दिया। अब P5 को हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम दूसरे CPU पे शेड्यूल कर दें, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दूसरे वाले CPU पे स्टिल P3 अभी चल रहा है। तो हम P5 शेड्यूल करेंगे पहले वाले CPU पे ही, और ये 9 बर्स्ट टाइम तक चलेगा। देन जब P4 P5 कंप्लीट हो जाता है तब हम P6 P7 को शेड्यूल कर सकते हैं। तो P6 को हमने शेड्यूल कर दिया CPU 1 पे और CPU 2 पे हमने शेड्यूल कर दिया P7 को। अब फ्रेंड्स P6 9 to 13 ये आ गया। अब P8 कब हम कर सकते हैं, जब P6 और P7 दोनों कंप्लीट हो चुके हों। तो P7 हमारा यहाँ 14 पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम P8 को 14 से बाद ही हम शेड्यूल कर सकते हैं। तो 14 to 18 वी विल शेड्यूल P8 एंड दिस इज़ योर गैंट चार्ट बेसिकली फॉर द प्रोसेसेस। अब फ्रेंड्स दूसरा टॉपिक जो आज हम लेके आए हैं दैट इज़ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग।
होता क्या है प्रोसेस फ्रेंड्स कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस इन विच पर्टिकुलर रेडी क्यू द प्रोसेस हैज़ टू बी प्लेस्ड विल बी डिसाइडेड। तो हमारे पास कुछ रेडी क्यूज होती हैं, RQ1, RQ2 एंड RQ3। और होता क्या है कि इस इन तीनों की एक हायरार्की होती है। जैसे RQ1 हैज़ मोर सिग्निफिकेंस देन RQ2, RQ2 हैज़ मोर सिग्निफिकेंस देन RQ3। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस होगा तो वो R1 में शेड्यूल होगा, RQ1 में शेड्यूल होगा, एंड देन उसके बाद वो RQ2 में आएगा, एंड देन उसके बाद वो RQ3 में आएगा। So only after the completion of all the processes in top level ready queue, the further level ready queue processes will be scheduled। तो इसका ये मतलब है फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास मान लीजिए दो प्रोसेस हैं P1 P2 इन RQ1 और तीसरा प्रोसेस है P3 इन RQ2। तो जो P1 P2 प्रोसेस है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता ऊपर वाले रेडी क्यू में, हम P3 को कंप्लीट नहीं कर सकते या शेड्यूल नहीं कर सकते। इफ दिस स्ट्रेटजी इज फॉलोड देन प्रोसेसेस इन द बॉटम लेवल रेडी क्यू विल फेस स्टारवेशन। अब ऑब्वियसली फ्रेंड्स, अगर ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं और रेडी क्यू 1 में प्रोसेसेस आते जाते हैं, हर टाइम यूनिट पे आते रहें, तो ऐसा होगा एक टाइम पे कि RQ3 में जो प्रोसेसेस होंगे वो शेड्यूल हो ही नहीं पाएंगे CPU पे। तो दिस विल कॉज स्टारवेशन। अब स्टारवेशन क्या होता है फ्रेंड्स? स्टारवेशन इज नथिंग बट एन इनडेफिनेट वेटिंग ऑफ अ प्रोसेस टू गेन दी CPU टाइम इज नोन एज स्टारवेशन। तो कभी प्रोसेस अगर उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है CPU पे शेड्यूल होने का, तो हम उस कंडीशन को स्टारवेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, तो इस वाले सेशन में हम देखेंगे कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसमें हम ये देखते हैं कि जो मल्टीपल क्यूज़ हैं उनको एक टाइम क्वांटम दिया हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि कोई भी प्रोसेस जो रेडी क्यू 1 में आएगा उसका टाइम क्वांटम 2 है, मतलब 2 टाइम के बाद वो इंटरप्ट हो जाएगा एंड दूसरे प्रोसेस को चांस मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये होता है यहाँ पे कि इफ़ द प्रोसेस डजंट गेट्स कंप्लीटेड देन इट इज़ पुश्ड टू द नेक्स्ट लेवल क्यू विथ हायर टाइम क्वांटम। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी प्रोसेस यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पा रहा है CPU टाइम, तो उसको नेक्स्ट लेवल हायर टाइम क्वांटम वाले रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कंप्लीट हो जाता है देन उसको नेक्स्ट लेवल बॉटम लेवल क्यू में नहीं भेजा जाएगा एंड इट विल बी गोइंग इनटू द टर्मिनेशन स्टेट। तो फ्रेंड्स इससे हमारा लाभ क्या मिलता है हमें? इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई प्रोसेस का टाइम बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है तो वो CPU को एक साथ ही कैप्चर न कर पाए बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। तो इससे स्टारवेशन की कमी जो होती है, जो स्टारवेशन से रिलेटेड कंडीशन होती है, वो सेटिस्फाई नहीं होती और इसीलिए स्टारवेशन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये था मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो इससे दो चीज़ें हुई कि इट अवॉइड्स स्टारवेशन एंड एट द सेम टाइम इट गिव्स प्रेफरेंस टू द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। अब फ्रेंड्स एक हम चार्ट देख लेते हैं जिसमें ये हमें पता चलेगा कि कौन कौन से CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है और किसमें किसमें स्टारवेशन होती है और नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहले तो FCFS अगर हम देखें तो उसमें स्टारवेशन नहीं होती है। NPSJF का मतलब नॉन प्रिएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें होती है। देन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसमें भी होती है। देन नॉन प्रिएम्प्टिव लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें भी होती है। देन लॉन्गेस्ट रनिंग टाइम LRTF, इसमें भी होती है। देन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इसमें नहीं होती है। देन नॉन प्रिएम्प्टिव प्रायोरिटी, इसमें होती है। प्रिएम्प्टिव प्रायोरिटी में भी होती है। हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट में नहीं होती है। MLQ दैट इज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, इसमें होती है। एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस मैनेजमेंट। अब आप क्वेश्चंस वगैरह टैकल कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। मैं एक और काम करूँगा कि नेक्स्ट सेशन में इसके ढेर सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे ताकि ये चीज़ हमारी कंठस्थ हो जाए और हम एग्ज़ाम में, गेट एग्ज़ाम में इसको यूज़ कर पाएँ टू गेन मार्क्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक टू माई दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छा कंटेंट ले आएँ। थैंक्स ऑल एंड बाय।